हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव ओपन सेट अर्थात सापेक्ष विवृत समुच्चय पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने रिलेटिव ओपन सेट की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो के पहले के भी सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियोस को आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, रिलेटिव ओपन सेट पर आधारित ये जो थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और रिलेटिव ओपन सेट की डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से उसको एग्जाम्पल के साथ उसको जब आप समझेंगे ना तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा और तब आपको ये थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक और खास बात, थ्योरम का प्रूफ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ताकि समय की बचत हो सके। और एक और बहुत अच्छी वाली और खास बात मैं आपको बतला रहा हूँ, जब हम ये थ्योरम समझेंगे तो हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो कि सर ये मतलब थ्योरम का प्रूफ तो है, परंतु जब हम किसी चीज को समझते हैं तो हमारे पास कोई चित्र होना चाहिए या कोई ऐसा उदाहरण होना चाहिए जिसकी मदद से हम थ्योरम को एक बार में आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक उदाहरण रूप में लिख रखा है, यानी कि हम क्या करेंगे जब हम थ्योरम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो थ्योरम की हर एक बात को, हर एक लाइन को यहाँ से कंपेयर करते हुए, यानी कि यहाँ से समझते हुए पढ़ेंगे। ये उदाहरण है एक रिलेटिव ओपन सेट का, हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया हुआ है और ऐसा ही उदाहरण हमने रिलेटिव ओपन सेट के डेफिनेशन में पढ़ा था, बस थोड़ा फर्क है। फर्क किस बात का है, चलिए हम पहले आपको उदाहरण क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको समझा देते हैं और ये पिछले वीडियो से ये उदाहरण किस प्रकार अलग है वो भी बतला देते हैं और फिर इसकी मदद से हम ये पूरा थ्योरम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस उदाहरण को देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक स्पेस के रूप में, यानी कि मेन जो मैट्रिक स्पेस है एक्स, उसके रूप में मैंने आर स्क्वायर को लिया हुआ है, ठीक है, अर्थात एक्स वाई समतल हमारे पास है यहाँ पे आर स्क्वायर, ये मैट्रिक स्पेस एक्स के रूप में मैंने लिया हुआ है। तो रिलेटिव ओपन सेट की डेफिनेशन हम समझते हैं। रिलेटिव ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है और वाई डी एक्स डी का एक सब स्पेस है, अर्थात उप समष्टि है। अब y का कोई उप समुच्चय E y के रिस्पेक्ट में ओपन कब कहलाएगा? y का कोई उप समुच्चय E y के रिस्पेक्ट में ओपन तब कहलाएगा यदि E के प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड E के अंदर प्रविष्ट हो, E के अंदर अंतर्विष्ट हो, और वो नेबरहुड में कौन से पॉइंट होने चाहिए? y के पॉइंट होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है, देखो ई y के रिस्पेक्ट में ओपन है, y के रिलेट में ओपन है, ठीक है, y के सापेक्ष ओपन है। तो y के सापेक्ष में अगर E ओपन है तो डेफिनेशन के अनुसार E के प्रत्येक बिंदु P के लिए देयर एग्जिस्ट R, और R किस तरह होना चाहिए? जो कि P पर निर्भर होना चाहिए और इस प्रकार होना चाहिए कि P का नेबरहुड जो है वो P में अंतर्विष्ट हो, कंटेन्ड हो। परंतु ये नेबरहुड कैसा वाला होना चाहिए? इस नेबरहुड में केवल y के पॉइंट शामिल होने चाहिए। उसी को हमने नीचे में लिखा है कि भैया पॉइंट P का नेबरहुड मतलब P से RP दूरी के अंदर के सारे पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स कहाँ के होने चाहिए? y के होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जो है अगर वो E में शामिल है तो भैया E जो है वो y के रिस्पेक्ट में ओपन कहलाएगा। इस पूरी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में, लगभग 50 मिनट का वो वीडियो है, आप अवश्य जाइए, अवश्य देखिए, पूरा विस्तार से समझाया गया है। अगर रिलेटिव ओपन सेट में आपको कहीं भी डाउट है तो आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा और वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और पहले नंबर पे उसी वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, तो जरूर देख लीजिए उस वीडियो को, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आप देखिए कि हमने x के रूप में लिया हुआ है आर स्क्वायर को, और y जो है यानी x का सब स्पेस, उस रूप में हमने किसको लिया है? देखो तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को लिया है, यानी ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को लिया है जिसका x निर्देशांक 0 है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देखो, ऑर्डर्ड पेयर 0y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट y बिलोंग्स टू r,
y बिलोंग्स टू आर मतलब पूरा का पूरा ही है, यानी कि कुल मिला के ये समझिए पूरा y अक्ष, क्योंकि y अक्ष में x निर्देशांक 0 होता है, ठीक है, और y निर्देशांक तो हमने पूरा रियल नंबर अर्थात पूरी की पूरी y अक्ष जो है वो सब स्पेस के रूप में ले लिया, यानी इस पूरे एक्स वाई समतल का एक सब स्पेस हमने y अक्ष के रूप में लिया है, ठीक है, ये y अक्ष हो गया ये y। अब e जो है, e को एक y का सबसेट के रूप में लिया है, आप देखो किस तरह से हमने लिया है, इसमें भी 0y, अब ऑब्वियस सी बात है y का सबसेट है तो 0y टाइप के इसमें ऑर्डर पेयर होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कर दिया y -1 और 1 के बीच होना चाहिए, अर्थात ये देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच, देखो यहाँ पे y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे y की वैल्यू +1 है, x निर्देशांक 0 है, ठीक है, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच के जो पॉइंट्स हैं y अक्ष में उसी को हमने e नाम दिया, देखो ये e है ना, यहाँ से यहाँ तक का, और ये हमने ओपन डिस्क बनाया हुआ है, R² में एक ओपन डिस्क है उसका नाम दिया है हमने G, ठीक है। अब दोस्तों हम प्रमेय की जितनी भी बातें हैं उसको हम यहाँ से समझते हुए यहाँ बढ़ेंगे, तो आपको इधर की लिखी सारी बातें एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जब हम कुछ चीज मानते हैं फिर अगली लाइन में आगे बढ़ते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ होगा, तो उसी लिए हमने यहाँ पे सहूलियत के लिए चित्र बनाया हुआ है, तो यहाँ की बातों को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। x के रूप में आपके मन में R² रहना चाहिए, y के रूप में अर्थात जैसे यहाँ पे x है तो उसके रूप में आप R² को देखो, y के रूप में आप y एक्सिस को देखो, y अक्ष को देखो, और e के रूप में आप यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को देखो, ठीक है। उसके बाद आपको हर चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे e जो है वो y के रिलेट में, ठीक है, y कौन है, पूरा y एक्सिस, तो उसके रिलेट में यानी उसके रिस्पेक्ट में वो ओपन सेट है। चलिए अब ओपन सेट अच्छा प्रमेय का कथन एक बार अच्छे से समझते हैं और उसके बाद हम प्रूफ शुरू करते हैं। चलिए मान लो YD दूरी समष्टि XD की एक उप समष्टि है, ठीक है, चलिए YD XD का एक सब स्पेस है, तब Y का एक सबसेट E Y के रिस्पेक्ट में ओपन कहलाता है या ओपन होता है यदि और केवल यदि E को लिखा जा सके Y और X का कोई ओपन सेट G के इंटरसेक्शन के रूप में, यानी E कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन ऑफ Y एंड G वेयर G इज ओपन सेट इन X, यानी कि Y का कोई सबसेट E Y के रिस्पेक्ट में ओपन कहलाता है यदि उस सबसेट को लिखा जा सके किस रूप में, Y और एक ऐसे सेट के इंटरसेक्शन के रूप में लिखा जा सके जो X में ओपन हो, यानी X का कोई ओपन सेट और Y दोनों के इंटरसेक्शन के रूप में अगर उस E को लिखा जा सक रहा है, ठीक है, यानी कि Y का हर ओपन सेट, याद रखिए Y के रिस्पेक्ट में जो ओपन सेट है वो ओपन सेट हर हाल में इसी तरह तैयार होना चाहिए, यानी कि सब स्पेस Y और X का कोई ओपन सेट, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो बनेगा वो Y में ओपन होगा या Y के रिस्पेक्ट में ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बनावट होनी चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। तो यदि और केवल यदि वाला प्रमेय है ये, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों दिशाओं में प्रूफ करेंगे, यानी कि पहले E को Y के रिस्पेक्ट में ओपन मान के चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि E इज इक्वल टू Y इंटरसेक्शन G, और फिर ये लेकर के चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि E Y के रिस्पेक्ट में ओपन है। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, तो चलिए जल्दी से इसका हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रूफ शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, हर एक चीज को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो मान लो E Y के सापेक्ष ओपन है, ठीक है, तो भैया अगर E Y के रिस्पेक्ट में ओपन है तो ओपन रिलेटिव ओपन सेट है ना भाई, रिलेटिव ओपन सेट की डेफिनेशन के अनुसार अगर E का कोई स्वेच्छ बिंदु यानी आर्बिट्री पॉइंट P अपन लेते हैं तो जरूर रिलेटिव ओपन सेट की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट R इज इक्वल टू RP, तो RP इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि R P पर निर्भर है और वो इस प्रकार है कि P का जो नेबरहुड है वो E में कंटेन्ड होगा। अब वो नेबरहुड कैसा होगा, नेबरहुड मतलब क्या होता है, उस पॉइंट से उस RP दूरी के अंदर वाले पॉइंट, लेकिन ये अंदर वाले पॉइंट कहाँ के होने चाहिए, Y के होने चाहिए, क्योंकि E जो है वो Y के रिस्पेक्ट में ओपन है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट जो है वो E में शामिल होने चाहिए। तो ये पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा रिलेटिव ओपन सेट की डेफिनेशन आया है दोस्तों। आइए
यहाँ पे अपन देखते हैं चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं कि अगर मैं, अच्छा ई कहां से कहां तक है आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहां से यहां तक ई है, जिसमें ये पॉइंट शामिल नहीं है, ये भी पॉइंट शामिल नहीं है। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसे ऑर्डर पे रहेंगे जहां पे जो y निर्देशांक है वो -1 से बड़ा या 1 से छोटा हो। -1 और 1 शामिल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कोई स्वेच्छ बिंदु, चलो यहाँ पे लेता हूँ, कोई स्वेच्छ बिंदु P ले लिया, ठीक है, ये P यहाँ पे ले लिया, तो अवश्य ही अगर मैं P को केंद्र मानकर एक नेबरहुड बनाऊं, ध्यान दीजिएगा बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। अब ये मैंने नेबरहुड बनाया, परंतु इस नेबरहुड में अब हमने यहाँ पे लिखा है सर आपने नेबरहुड बनाया वो ई में शामिल होना चाहिए। नेबरहुड में आपको आरपी दूरी के अंदर के पॉइंट्स लेने, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है, आरपी। इसको मैं सहूलियत के लिए अभी आर बोल देता हूँ, रेडियस आर है, परंतु उस नेबरहुड में केवल कौन से पॉइंट होने चाहिए, वाई के पॉइंट लेने अपने को, वाई के पॉइंट, ठीक है। उसने यानी कि ये बाहर के पॉइंट शामिल नहीं होंगे, वो बाहर के पॉइंट तो वाई के बाहर हो जाएंगे ना। वाई हम किसको बोल रहे हैं, वाई हम पूरे वाई एक्सिस को बोल रहे हैं। इसलिए जैसे अपन यहाँ पे लिखे ना भैया पी से आर पी दूरी के अंदर वाले पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट कहाँ के होने चाहिए, वाई के होने चाहिए। और ऐसे पॉइंट्स किसमें शामिल हैं, अवश्य ई में शामिल है, क्योंकि ई वाई के रिस्पेक्ट में ओपन है। यानी कि मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। जैसे मान लो मैंने P ले लिया, अब मैंने ये नेबरहुड तैयार किया। अब ये जो लिखा है ना देखो, अब इसकी रेडियस है R, ठीक है। आरपी को हमने यहाँ पे सहूलियत के लिए R बोला है, ठीक, क्योंकि वो आरपी जो है वो P पर डिपेंड है। तो पॉइंट P हुआ, रेडियस मैंने R ले लिया, परंतु इस नेबरहुड के अंदर मेरे को केवल और केवल कौन से पॉइंट लेने की अनुमति है, ऐसे पॉइंट्स आप ले सकते हो जो y के हों, क्योंकि ई y के रिस्पेक्ट में ओपन है। तो y के पॉइंट्स केवल इस लाइन पर है, देखो। तो ये सारे पॉइंट जो है ना वो ई में शामिल होंगे। ये नेबरहुड हो गया ई का, जिसमें आप इधर इधर का पॉइंट्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि ई जो है y के रिस्पेक्ट में ओपन है। y के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ई y के रिस्पेक्ट में ओपन है, इसलिए उसके नेबरहुड में y के पॉइंट्स होंगे, x के पॉइंट्स हम नहीं देखेंगे, ठीक है। x के पॉइंट्स नहीं देखना है हमको y के पॉइंट्स देखना है। तो वो लाइन यहाँ पे आई है। अब देखो, अब कुछ नया ट्विस्ट है। अब नया ट्विस्ट क्या है, अब हम मान रहे हैं कि Vp इज इक्वल्स टू Q बिलोंग्स टू X सच दैट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज लेस देन Rp। अच्छा, और यहाँ पे देखो Vp एक सेट डिफाइन किया गया, जिसमें अब यहाँ पे देखो बंधन हटा दिया हमने, Q बिलोंग्स टू X कर दिया, मतलब X के उन सारे पॉइंट्स को देखो आप जिनकी P से दूरी Rp के अंदर है। यानी कि देखो, ये मैं आपको NRP जो कि नेबरहुड है, ठीक है, पॉइंट P का, परंतु उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि उसमें केवल y के पॉइंट्स थे। अब Vp हमने कुछ नया डिफाइन किया है, उसमें कोई बंधन नहीं है, वो x के पॉइंट्स को रखेगा जो P से Rp दूरी के अंदर है। मतलब अगर मैं बोलूं कि सर Vp क्या है, इस चित्र में Vp क्या है, तो ये पूरा का पूरा Vp है, ये पूरा Vp है। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि Vp में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि y के पॉइंट्स को बस रखना है। Vp जो है वो x के पॉइंट्स, उसमें x के वे सारे पॉइंट्स आएंगे जिनकी P से दूरी Rp के अंदर हो। मतलब Rp दूरी के अंदर x के सारे पॉइंट्स मतलब ये भी सब पॉइंट्स आ गए, इस पूरे के पूरे पॉइंट्स आ जाएंगे, इसके अंदर के ना, परिधि के नहीं, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, वो है हमारा Vp। तो ऑब्वियसली बात है, सारे पॉइंट्स आएंगे तो उसका केंद्र तो आएगा ही आएगा, तो P जो आएगा ही आएगा, इसलिए P बिलोंग्स टू Vp हमने लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P हमने लिया था E में से, क्योंकि E यहाँ से यहाँ तक का है, तो पॉइंट P जो हमने लिया था E में से वो तो स्वेच्छ बिंदु था। अगर मैं P कोई दूसरा पॉइंट ले लूं यहाँ पे, तो उसको भी केंद्र मान करके मैं Vp बना सकता हूँ, उसमें उस पॉइंट P तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो उसका केंद्र है, और Vp में सारे पॉइंट्स रहेंगे, सारे के सारे मतलब, क्योंकि Vp में कैसे, Vp में जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो x से लिए जाते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको y के पॉइंट लेने हैं। इसमें तो आप x मतलब पूरा आप फ्री हो, आप ले सकते हो इधर का पॉइंट। तो ये हमारा अगर P में अगला पॉइंट कहीं और ले लूं तो ये हमारा एक नया Vp हो जाएगा। तो इस तरह से जहां जहां भी मैं पॉइंट P लूंगा उसको केंद्र मान करके जब मैं Vp बनाऊंगा तो उस Vp में पॉइंट P तो आएगा ही आएगा, यानी कि प्रत्येक, है ना भाई, P बिलोंग्स टू ई स्वेच्छ है, यानी कि हम हर P के लिए एक Vp तैयार कर सकते हैं जिसमें x के वे सारे पॉइंट्स आएंगे जिनकी P से दूरी R से कम हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में
जब मैं सारे वीपी बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया, उसको वीपी केंद्र मानकर वीपी बनाया, यहाँ पॉइंट ले लिया, उसको केंद्र मानकर वीपी बनाया, यहाँ पॉइंट ले लिया, उसको केंद्र मानकर वीपी बनाया, हर एक पॉइंट को आप केंद्र मान करके वीपी वीपी तैयार करते जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है जब सबों का सारे वीपी का आप यूनियन करोगे तो बेचारा ई जो है, जो इसके इसके बीच में है, वो ई जो है वो उसका सबसेट बन जाएगा। और वो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप ई के हर पॉइंट को केंद्र मानकर एक वीपी बना रहे हो, ई के हर पॉइंट को एक केंद्र मानकर एक वीपी बना पा रहे हो, तो भैया उस वीपी में उस पॉइंट का केंद्र तो होगा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सारे वीपीओ का आप सारे वीपी का आप यूनियन करोगे, इसका मतलब सारे पॉइंट्स का यूनियन होता है, सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ई फिर उसका सबसेट बन जाएगा। क्योंकि देखो तो जरा, वीपी में तो बाहर के पॉइंट्स भी शामिल है, वीपी में तो बाहर के पॉइंट्स भी शामिल है, लेकिन उसका केंद्र भी तो शामिल होगा। और केंद्र हमने कहाँ पे लिया है? ये केंद्र जो है वो ई में से चुना है, इस लाइन में से चुना है जो यहाँ और यहाँ के बीच है, क्योंकि ई यहाँ से यहाँ के बीच है, जिसमें पॉइंट है और पॉइंट भी शामिल नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ आपको कि हम कहीं भी इस लाइन में कहीं पर भी एक पी लेंगे, उसको केंद्र मानकर वीपी बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, कहीं जस्ट बाजू में भी आप पॉइंट लेकर के उसको केंद्र मानकर दूसरा वीपी बना सकते हो। इस तरह से ई के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर एक वीपी बनाएंगे, और सबो वीपी का जब यूनियन करेंगे तो उसमें सारे पॉइंट्स ई के आ चुके होंगे, क्योंकि आपने हर एक पॉइंट के लिए वीपी तैयार कर दिया है। तो जब सबो वीपी का यूनियन करोगे तो ई उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि ई के सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हो चुके हैं, क्योंकि आपने ई के प्रत्येक बिंदु के लिए वीपी तैयार किया है, और पी हर एक वीपी में शामिल है, क्योंकि वीपी का केंद्र है पी को, पॉइंट पी को तो जब आप केंद्र मानकर के वीपी तैयार कर रहे हो ना, तो पॉइंट पी उस वीपी में शामिल क्यों नहीं होगा? वो तो उसका केंद्र है, तो शामिल तो होगा ही होगा। और इस तरह से ई इसका सबसेट बन जाएगा। और गौर से देखा जाए इसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो वास्तव में ये एक ओपन बॉल की डेफिनेशन है। एक्स में ओपन बॉल है, देखो यही तो है ओपन बॉल की डेफिनेशन। पी जिसका केंद्र है और आरपी दूरी के सारे पॉइंट्स आप ले रहे हैं एक्स में से, तो ये ओपन बॉल है, और हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है, और ओपन सेट्स का ये आर्बिट्ररी यूनियन है। तो किसी मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स का आर्बिट्ररी यूनियन जो है वो पुनः जो है वो ओपन होता है। तो इसको हमने नया नाम दिया है जी, और इसको हमने जी माना है, और ये नीचे लिखा है देखो हमने कि चूंकि प्रत्येक वीपी एक्स में ओपन सेट है और विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संघ, ठीक है, वो विवृत होता है। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो इसलिए इन सबों का यूनियन जो है, इन सबों का यूनियन को हमने जी कहा, और जी एक्स में ओपन है। अब देखो ई क्या था? ई जो है वो y के रिस्पेक्ट में ओपन सेट था, यानी ई y का सबसेट था। तो ई y का सबसेट है, अब ई जी का भी सबसेट हो गया, यानी कि ई सबसेट y इंटरसेक्शन जी। जब वो दोनों का सबसेट है तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी वो क्या होगा? सबसेट होगा। दोस्तों यहाँ तक कहीं भी कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं और कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, अगर कठिनाई होगी तो आप लोग जरूर बताइए। अब मैं इस चित्र को मिटा दिया क्योंकि मैं आपको कुछ और इसमें समझाना चाहता हूं। देखो मैंने फिर से उस चित्र को बनाया है, ठीक है, ताकि मैं नए सिरे से कुछ और बातें आपको बतला सकूं, क्योंकि हमने एक तरफ की चीज तो प्रूफ कर दी, हमने दिखा दिया कि ई सबसेट है वाई इंटरसेक्शन जी का। ठीक इसका उल्टा दिखाना है, यानी वाई इंटरसेक्शन जी को सबसेट दिखाना है ई का। इसकी शुरुआत हमने y बिलोंग्स टू वीपी इंटरसेक्शन y पर। ठीक है, अब वीपी कौन है भैया? सीधी सी बात है कि भैया अगर कोई पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, इसमें मैं फटाफट आपको बताता हूँ। x कौन है? आर स्क्वायर है। y कौन है? पूरा y एक्सिस है। और e कौन है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। y कौन है? पूरा y एक्सिस है। और e कौन है? यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स है, जिसमें ये और ये पॉइंट शामिल नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, ये p है, ये मैंने vp ले लिया, और पूरे पॉइंट्स आएंगे इसमें, पूरे पॉइंट्स, ये भी पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब सुनिए, मैंने y बिलोंग्स टू क्या लिखा है यहाँ पे? vp इंटरसेक्शन y, यानी कि इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, यानी कि मैंने ऐसा पॉइंट लिया है जो इस y एक्सिस में भी है। आप इधर बाहर का पॉइंट नहीं ले सकते। अगर बाहर का पॉइंट लेंगे ना, जैसे मान लो ये पॉइंट की बात करूंगा तो ये vp में तो है, परंतु ये y में नहीं है, क्योंकि y मैंने y एक्सिस को कहा है। तो ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों में हो, तो दोनों में हो मतलब मुझे इसमें लेना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसमें ले रहे हैं तो फिर देखिए क्या ट्विस्ट मिलता है आगे। तो y बिलोंग्स टू vp इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन में मतलब वो दोनों में होगा। अगर वो y बिलोंग्स टू vp है तो vp की परिभाषा से अवश्य ही p से उस y की दूरी rp से अंदर होगी, क्योंकि vp के अंदर है वो, तो vp एक ओपन नेबरहुड है।
तो भैया ऑब्वियस सी बात है उसकी जो रेडियस है उसके अंदर का ही पॉइंट होगा ये y की p से दूरी जो है वो rp से कम होगी। और y किसमें का है, y का है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने उसको इंटरसेक्शन में माना था। तो ये पूरी डेफिनेशन तो हमको कहाँ ले जाती है कि भैया ऐसा पॉइंट जिसकी p से दूरी rp से कम है, अगर वो पॉइंट y का है तो निश्चित तौर पर वो पॉइंट किसमें बिलोंग करेगा, ई में बिलोंग करेगा ही करेगा, एकदम गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो दोस्तों क्यों ऐसा, अब क्यों ऐसा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे भाई ये रिलेटिव ओपन सेट की डेफिनेशन है। देखो यही बात यहाँ पे भी लिखी है, देखो y का हर वो पॉइंट जिसकी p से दूरी rp से कम है, y का हर वो पॉइंट जिसकी p से दूरी rp से कम है वो निश्चित रूप से ई में बिलोंग करेगा। तो y का तो वो पॉइंट के रूप में खुद हमको स्मॉल y दिख रहा है जिसकी p से दूरी rp से कम है और वो पॉइंट y का है, तो वो निश्चित रूप से ई में बिलोंग करेगा। अब देखो y अपन किसमें मान के चले थे, vp इंटरसेक्शन y में ये पॉइंट y मान के चले थे और y हमको कहाँ दिखाई दिया, ई में दिखाई दिया, यानी ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। जब एक जगह का बिंदु दूसरी जगह में दिखाई दे दे तो वो पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का सबसेट हो जाता है, तो ये इसका सबसेट हो गया, हमने लिखा। अब इसी में हमने यूनियन कर दिया। यूनियन क्यों किया, जैसे पॉइंट पी मैंने यहाँ चुना वैसे पॉइंट पी मैं यहाँ चुन सकता हूँ, यहाँ चुन सकता हूँ, हर जगह चुन सकता हूँ, हर जगह चुन करके मैं वीपी तैयार करूंगा, फिर मैं वहां कोई वाई पॉइंट लूंगा। ऑब्वियस सी बात है कि हर वाई फिर उन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो वो ई में भी होगा, इसलिए पूरा का पूरा अगर मैं यूनियन करूंगा तो इसलिए कब भी ये क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा ई का सबसेट है तो ये बात हर पॉइंट पी के लिए सच होगी, इसलिए यूनियन करके ये पूरा का पूरा ई का सबसेट हमने बनाया। ठीक है, क्यों है दोस्तों ऐसा, देखो वीपी इंटरसेक्शन, अच्छा बताओ वीपी इंटरसेक्शन वाई की है तो हमको इसमें कौन सा हिस्सा मिला, बताओ ये हिस्सा मिला कि नहीं बताओ। वीपी कौन है, वीपी ये पूरा है, वाई कौन है, वाई ये पूरा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन यहाँ से यहाँ तक की नहीं कोई पॉइंट, बताओ बोला। ऐसे ही करके मैं हर हर कहीं और पॉइंट लूंगा, मान लो यहाँ पी ले लिया तो ये वीपी ये पूरा हुआ, परंतु वाई ये हुआ, तो इंटरसेक्शन कौन हुआ, ये जिसमें इंटरसेक्शन में केवल ये वाली लाइन आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ई की ही तो सबसेट है, क्योंकि ई यहां से लेकर यहां तक है। अगर मैं कहीं और पॉइंट लेता हूँ वीपी बनाता हूँ, ठीक है, इसको बाहर नहीं ले जाना है ना, आपको इसके अंदर ही रहना है, कहीं और पॉइंट लेता हूँ मैं वीपी बनाता हूँ, वाई के साथ इंटरसेक्शन रखता हूँ तो इतना ही आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई भी पॉइंट पी लेते हैं, वीपी तैयार करते हैं, वाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो ई का सबसेट बनेगा। तो पूरा का पूरा सारे बातों के लिए सच होगा, तो इसका यूनियन अगर करेंगे तब भी वो, अब देखो ना ये सब ई के सबसेट है, ये सब ई के सबसेट है, ये भी, ये भी, ये देखो ये, केवल इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, केवल इस लाइन की बात कर रहा हूं क्योंकि यही लाइन जो है वो वीपी और वाई के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन में है ये, तो ये भी ई का सबसेट है, ये भी ई का सबसेट है, ये भी ई का सबसेट है, इसलिए इन सबों का यूनियन करेंगे तो वो भी ई का सबसेट होगा। यूनियन इसमें लगेगा क्योंकि y तो अलग थलग है, ये पूरा का पूरा को हमने क्या बोला है, इस पूरे के पूरे को हमने g कहा है, इस पूरे को हमने क्या कहा है, g कहा है। ठीक है, यूनियन ऑफ वीपी, तो वो पूरा का पूरा जो है वो g हो गया, तो g इंटरसेक्शन y इज सबसेट ऑफ e। अब देखो इसको अपन 2 और इसको 1, तो 1 और 2 से यहां से दिख रहा है आपको ये इसका सबसेट है, यहां से दिख रहा है आपको ये इसका सबसेट है, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो E इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन जी। ठीक है दोस्तों, तो E इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन जी ये सिद्ध करना था और सिद्ध हो चुका है, लेकिन ये एक तरफ से सिद्ध हुआ है। हमने अभी E को Y के रिस्पेक्ट में ओपन लेके चला और ये सिद्ध किया, अब हम ये लेके चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि E जो है वो y के रिस्पेक्ट में ओपन है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझा है। और चलिए अब हम इसका कन्वर्स पार्ट यानी कि विलोम वाला पार्ट देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, जिसमें हमें ये दर्शाना होगा कि अगर मान लीजिए x के किसी ओपन सेट G के लिए E अगर y इंटरसेक्शन G के रूप में अगर हमारे पास है तो अवश्य ही हमें अब ये दर्शाना होगा कि E y के रिस्पेक्ट में ओपन होगा। पहले वाले पार्ट में हमने क्या सिद्ध किया था कि मान लीजिए y का कोई सबसेट E y के रिस्पेक्ट में अगर ओपन है तो अवश्य ही E को लिखा जा सकता है y इंटरसेक्शन G के रूप में, जहाँ G x का कोई ओपन सेट है। अब ठीक हमें इसका उल्टा सिद्ध करना है, यानी कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि E अगर
y इंटरसेक्शन g के रूप में है तो अवश्य अब हमें ये दर्शाना होगा कि E जो है वो y के रिस्पेक्ट में क्या है, ओपन है। और अगर आप E को y के रिस्पेक्ट में ओपन दर्शाना चाहते हैं तो अवश्य इसके लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि E के प्रत्येक पॉइंट का कम से कम एक नेबरहुड E में अंतर्निहित होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया अगर आपको दर्शाना है कि E y में ओपन है तो इसके लिए आपको ये दिखाना होगा कि E के हर पॉइंट का कम से कम एक नेबरहुड E में होना चाहिए। तो चलिए अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई P आर्बिट्रेरी पॉइंट है E का, ऑब्वियस सी बात है कि अगर P बिलोंग करता है किसमें, अगर P बिलोंग करता है E में तो E तो कौन है, y इंटरसेक्शन G है। अगर P E में है इसका मतलब P G में भी है और y में भी। क्यों, क्योंकि E कौन है, y इंटरसेक्शन G है, तो जो E में है वो इन दोनों में होगा। ठीक है, अब देखो अब P बिलोंग्स टू G और G कौन है भाई, G तो X में ओपन सेट है, G X में क्या है, ओपन सेट है। तो अवश्य ही अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे कौन है, P बिलोंग्स टू अगर G है तो निश्चित तौर पर पॉइंट P का कम से कम एक नेबरहुड का अस्तित्व होगा जो G में शामिल होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये कहाँ से आ रहा है, ये ओपन सेट की डेफिनेशन से आ रहा है। ठीक है, ओपन सेट जो अपने अंदर के हर एक पॉइंट के लिए कम से कम एक जो है उसका नेबरहुड जो है वो सेट में शामिल होना चाहिए, तभी तो वो सेट ओपन सेट होगा। तो G यहाँ ओपन है, तो G अगर ओपन है और P अगर G का पॉइंट है तो G की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो ओपन सेट है, तो अवश्य ही P का कम से कम एक नेबरहुड, मान लो उस नेबरहुड का हमने क्या नाम दिया है, VRP नाम दिया हुआ है, जिसमें X के वो सारे पॉइंट्स रहेंगे जिनकी P से दूरी 8 से कम है और ये नेबरहुड किसके अंदर होना चाहिए, G में शामिल होना चाहिए, क्योंकि G है, G X में ओपन है, इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं कि इस नेबरहुड को G में अंतर्निहित होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। अब देखिए, अब हम एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं NRP नाम का, किस तरीके से, जो y के ऐसे पॉइंट्स को रखता है जो VRP में है। देखो कितना बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है। अच्छा, इसमें अपन चित्र की मदद ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा G है, ये ओपन डिस्क उसको हमने G कहा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, देखो कोई पॉइंट ले रहा हूँ, अच्छा वो पॉइंट P बिलोंग्स टू E लिया है आपने, अर्थात वो पॉइंट आपने किसमें लिया, पहले आपने वो पॉइंट लिया E में, अब E में लिया इसका मतलब वो किसमें है, Y में भी है, तो Y का पूरा ये Y अक्ष है, तो Y में भी है और वो किसमें है, वो G में भी है। तो देखो ये पॉइंट G में भी है क्योंकि डिस्क के अंदर है और Y में भी है क्योंकि Y अक्ष में है। आप चित्र की मदद हमेशा ले सकते हो, यहाँ जो बातें लिखी है वो आप यहाँ समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया अगर ये पॉइंट P G में है तो अवश्य ही P को केंद्र मानकर जो हम एक ओपन नेबरहुड बनाएंगे वो G में शामिल होना चाहिए। है VRP सबसेट G है, VRP से सबसेट ऑफ G हमारे पास है, तो ये हमारे पास VRP हो गया। ठीक है, ये ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों कि VRP तैयार हो गया जो कि G के भीतर है। अब हम क्या तैयार करने जा रहे हैं, NRP। तो NRP में हम Y के ऐसे पॉइंट्स को ले रहे हैं जो VRP में हो, यानी कि आप खुद सोचो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, Y के पॉइंट्स आएंगे। Y के पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट्स हो गए, ये इस लाइन के बाहर आप जा नहीं सकते क्योंकि Y मतलब Y अक्ष को बोल रहे हैं, लेकिन Y के भी कैसे पॉइंट्स जो VRP के भीतर, तो VRP मतलब ये VRP है, तो इसके भीतर से आपको केवल उन पॉइंट्स मिल रहे हैं जो Y में हो, अर्थात इस लाइन में हो। ठीक है, लेकिन VRP के अंदर क्या बाहर नहीं जाएंगे, केवल यहाँ से यहाँ तक। तो इस साइड को हमने यानी कि यहाँ से यहाँ तक को हमने NRP कहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये परिधि के यानी कि इस किनारे के बिंदु शामिल नहीं है क्योंकि वास्तव में ये ओपन नेबरहुड बनने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि VRP भी आपने किस भाई सीधी सी बात है, VRP यानी ओपन नेबरहुड एक ओपन बॉल के रूप में है, स्ट्रिक्टली लेस देन आर वाली बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए ये और ये पॉइंट नहीं शामिल होंगे, उसके बीच के सारे पॉइंट्स शामिल होंगे और इस लाइन के बस, और वही NRP है हमारा। उसी को हमने इस तरीके से लिखा है कि Y के ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो VRP में भी होंगे, यानी Y के ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनकी P से दूरी R से कम हो। तो ये हूबहू गौर से देखो ये कौन है, Y के ऐसे पॉइंट्स जिनकी P से दूरी R से कम हो। तो ये तो एक देखा जाए तो Y में ओपन बॉल की डेफिनेशन है या Y में ओपन नेबरहुड की डेफिनेशन है, तो ऑब्वियसली साफ साफ पता चल रहा है कि NRP Y में P का एक नेबरहुड है, Y में P का एक नेबरहुड है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि आप NRP में ऐसे बिंदु ले रहे हैं जो Y में है और VRP में भी है, यानी गौर से देखा जाए तो NRP जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि जो पॉइंट्स आप
इसमें ले रहे हैं वो वाई में भी है और वीआरपी में भी है, देखो इस तरीके से, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। और वीआरपी किसका सबसेट है? जी का सबसेट है, तो हम वीआरपी इंटरसेक्शन वाई को लिख सकते हैं कि ये सबसेट है जी इंटरसेक्शन वाई का, क्योंकि देखो वाई वाई तो बेचारा वही है, लेकिन आप लिख सकते हो वीआरपी जो है वो सबसेट है जी का, वीआरपी सबसेट है जी का, इसलिए ये इन दोनों का इंटरसेक्शन सबसेट हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन का, और यही इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कौन है? ई है, तो हमने ई लिख दिया, यानी कि एनआरपी इज अ सबसेट ऑफ ई। अब आप खुद देखो P जो है वो E का श्रेष्ठ बिंदु आपने लेकर चला था, और उस श्रेष्ठ बिंदु का आपने एक नेबरहुड दिखा दिया किसके भीतर? E के भीतर, तो ऑब्वियस सी बात है कि E इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू Y, क्योंकि ये नेबरहुड केवल Y के बिंदुओं से मिलकर बना है ना, Y के बिंदुओं को रखता है, तो E इज ओपन इन Y, E इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू Y, ये आपने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों इसमें हमने इस चित्र की मदद ली और थ्योरम कितने आसानी से सिद्ध हो गया आपने देखा। तो इस तरह से आपको बाकी टॉपिक्स भी, बाकी थ्योरम भी आपको समझने हैं, बहुत ही ईजी है। अगर थ्योरम अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।